मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नई क्लास। देखिएगा बिना टाइम खराब किए हुए। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने इसमें जितना हो सका है लगभग सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट डाले हैं, तो आप धैर्य के साथ अब ये क्लास देखना, आपको जहाँ तक होगा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले झूठा उपन्यास का सबसे पहले मैं समर्पण करवाती हूँ। सबसे पहले क्या करवाती हूँ मैं? समर्पण। चलिएगा। सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर आगे बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। जहां पे कल्पना आए ना, जन समुदाय, और ये सौंप रहा है जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। तो ये समर्पण झूठा सच से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। एक ये फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। झूठा सच ये दो भागों में है, वतन और देश का भविष्य। ये वतन और देश 1958 और देश का भविष्य 1960। ध्यान रखना। में देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के पात्र हैं। देखना, वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उपन्यास के सिर्फ पात्र बनाए गए हैं, ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम दिया गया है। अब आगे देखिएगा आप। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे कि कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। ये सिर्फ उपन्यास लिखा गया है, इतिहास इसमें कुछ नहीं है। उपन्यास के सभी पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूद जी, सोमराज, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र हैं। आपसे पूछ लेगा कौन से काल्पनिक पात्र हैं, तो आप ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब आगे देखिएगा। झूठा सच ये भारत विभाजन की भूमिका पर आधारित है और दो भागों में, मैंने पहले बता दिया आपको, दो भागों में है, वतन और देश, जो यथार्थवादी अंकन है। देखो पहले में ना यथार्थवादी अंकन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1958 में इसमें लाहौर और सांप्रदायिक दंगे की चित्रण किया गया है। अब है देश का भविष्य, इसमें कल्पना का चित्रण है। 1960 इसमें स्वार्थ प्रताप, भ्रष्टाचार, गंदी राजनीतिक, मध्यम वर्ग की विडंबना का चित्रण है। तो यहां तक क्लियर। जो वतन और देश है इसमें यथार्थवादी 1958 और देश का भविष्य इसमें कल्पना का चित्रण 1960। अब मैं ना इनके पात्रों को करवाती हूँ सबसे पहले, फिर इसकी जो कथा है, एक तरह से उपन्यास का जब मूल कथानक है वो स्टार्ट कराती हूँ। अब आइए देखो, इसमें बाबू राम जुआय, इसका बड़ा बेटा है, रेलवे में पार्सल में नौकरी है। जो बाबू राम जुआय है ना, ये बड़ा बेटा है। ये दो बेटे हैं, एक बाबू राम जुआय है, दूसरा मास्टर राम बुलाया है। ये बड़ा है और ये छोटा बेटा है। ये एक वृद्ध के बेटे हैं, वृद्ध के बेटे हैं, और ये वृद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसका ये जो बड़ा बेटा है ये रेलवे में पार्सल में नौकरी करता है, ये पैसे वाला है। ध्यान से सुनना, ये राम जुआय है, ये क्या है? पैसे वाला है। इसकी जो बेटी है ना वो है सीलो। बेटी का क्या नाम है? सीलो। यहाँ पे आपको एक परिवार क्लियर। अब इसी का छोटा भाई है जो राम, ये मास्टर राम बुलाया, ये छोटा है। किसका? वृद्ध का बेटा है छोटा। ये बड़ा बेटा है वृद्ध का और ये छोटा बेटा है। ये आर्य समाजी स्कूल के अध्यापक हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसकी पत्नी का नाम है भगवंती देवी और इसका पुत्र है ना वो जयदेवपुरी है। इसको जेल भी जाना पड़ता है। अब मैं यहीं पे आपको क्लियर करवा देती हूँ कि जयदेव जो पुरी था वो क्या क्या करता था। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो एक कनक नाम की लड़की होती है, आगे पात्रों में बताऊंगी, तो उससे क्या करता है, ये लव मैरिज कर लेता है। अब कनक से इसकी एक तरह से लव मैरिज करता है, तो इन दोनों से एक बेटी होती है इनकी, जया। उसका नाम क्या होता है? जया। जयदेवपुरी क्या करता है, फिर कनक को छोड़ देता है और उर्मिला से, मतलब उर्मिला को साथ रखता है पत्नी के रूप में।
जब इसको कनक देख लेती है तो वो उसके बाद उसको छोड़ देता है, किसको, उर्मिला को। तो यही ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे बताऊंगी कि उर्मिला कौन थी, किसकी क्या बेटी थी। तो ये दो रखता था। जयदेवपुरी सबसे पहले कनक से शादी की, शादी करके इसकी जया नाम की बेटी हुई। उसके बाद ये उर्मिला को पत्नी के रूप में रखने लगा। जब कनक को पता चला कि इसने मतलब इसके साथ रखता है, तो उसके बाद ये इसको छोड़ देता है। अब जयदेवपुरी और क्या करता है, एक कमाल प्रेस का मालिक होता है जयदेवपुरी। क्या है, एक कमाल प्रेस का मालिक होता है। एक जयदेवपुरी ना नाजीर पत्रिका का संपादन करता है। किसका करता है, नाजीर का, नाजीर पत्रिका का संपादन करता है। ये आप लिख सकते हो वीडियो को रोक करके। एक ये कांग्रेस नट सूद का खरीदी है। कांग्रेस नट सूद का खरीदी कौन है, जयदेवपुरी। इतना फैक्ट आप इतना याद रखना। अब आगे चलते हैं कि जो मास्टर राम भूल भुलैया, ये राम लुभाया था, इसकी पुत्री थी तारा और उषा। इसकी बेटियों का नाम क्या था, तारा और उषा। अब तारा का भी यही बता देती हूँ। जो तारा नाम की बेटी थी ना, उसका शादी हो जाता है सोमराज से। किससे शादी हो जाती है, सोमराज से। सोमराज से शादी होने के बाद वो सोमराज इसको करता है प्रताड़ित। किसको, तारा को प्रताड़ित करता है। जब तारा को प्रताड़ित करता है तो एक दिल्ली के मिस्टर अग्रवाला होते हैं, दिल्ली के मिस्टर अग्रवाला होते हैं, उसके पुत्तन, लाली और भूपी बच्चे होते हैं। जो उसका पहला पुत्र होता है ना, वो होता है नरोत्तम। अब नरोत्तम है वो उसकी पहली जो पत्नी होती है ना, उसको पुत्र होता है। मिस्टर अग्रवाला की पहली पत्नी होती है, उसका बेटा होता है नरोत्तम। और जो दूसरी पत्नी होती है पुत्तन, लाली और भूपी, इसका इनका जैसे इनके साथ विवाह नहीं होता, तो जो नरोत्तम है पहली पत्नी का, नरोत्तम प्यार करता है तारा से। किससे प्यार करेगा नरोत्तम, तारा से। देखो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। अब ये तारा है, तारा क्या करती है, इसके सोमराज के साथ शादी हो जाती है, सोमराज की। सोमराज इसको परेशान करता है। अब ये जो मिस्टर अग्रवाला होता है ना, अग्रवाला दिल्ली में, तो इसके तीन बेटे होते हैं, पुत्तन, नरोत्तम और भूपी। लाली इसकी पुत्री होती है। जो नरोत्तम है ना, वो इसकी पहली पत्नी का, जो अग्रवाल है ना, पहली पत्नी का पुत्र होता है, वो तारा से प्यार करता है। वो क्या करता है, तारा से प्यार करता है। आगे जाके तारा का डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह होता है। विवाह किससे होता है दोबारा, प्राणनाथ से। इतनी इसकी कहानी याद रखो। अब आगे चलो आप, उषा भी इसकी बेटी है। अब आ जाता है दूसरा परिवार, पंडित गिरधारी लाल। पंडित गिरधारी लाल, अब ये राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, इसकी तीन पुत्रियां हैं, कंचन, कनक और कांता। अभी मैंने बताया था ना, कनक है वो किससे शादी करती है, लव मैरिज किससे करती है, जयदेवपुरी से। इतना आपको क्लियर हो गया, जयदेवपुरी से करती है। अब ये क्या करता था, जयदेव की कनक को हिंदी पढ़ाता था, और हिंदी पढ़ाते पढ़ाते इसको हो गया प्यार। कांता भी इसकी बहन है। जो कंचन है उसका विवाह है ना महेंद्र नैयर से होता है, महेंद्र नैयर से। तो पंडित गिरधारी लाल है, उसके तीन पुत्रियां थी, कंचन, कनक और कांता। एक परिवार ये हो गया। अब आगे चलिए अगला परिवार, लाला माधवामल। इसका पुत्र है जगदीश और इसकी पुत्री है उर्मिला। अब उर्मिला को भी जयदेव पढ़ाते थे। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा एकदम क्लियर कर देती हूँ। जैसे जयदेव है, ये कनक से प्यार करता था, कनक से प्यार करता था। प्यार करते करते इनको हो गई जया नाम की पुत्री, और ये रहने लगे साथ। कुछ दिनों बाद में ये जयदेव है, ये उर्मिला को पत्नी के रूप में रखने लग गया। अब कनक ने इसको पकड़ लिया। जब कनक ने इसको देखा तो ये गुस्सा हो गई, और फिर जयदेव क्या करता है, इसको छोड़ देता है। किसको, उर्मिला को। यहाँ उर्मिला की कहानी समाप्त हो जाती है, और कंचन के साथ फिर वो दोबारा कहता है कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, तो मेरे प्यार को फिर से अपना। अब आगे देखिए, इसमें और विश्वनाथ सूद स्वार्थ चरित्र वाला है, और चीती, नत्था सिंह कौशल्या, इसका मैंने बता दिया आपको, तारा का विवाह सोमराज से हुआ। नारंगी जी सिंध आसिर प्रधानमंत्री, डॉक्टर प्रभुदयाल, सोमराज तारा को प्रताड़ित करता था, ये मैंने बता दिया आपको।
सरोज, राजेंद्र, किशोर चंद्र, मेला देई, बेला सिंह, देव, बंती, नरोत्तम, पुत्तन, लाली, भूपी, डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ जो तारा से है ना दूसरी शादी करता है, ध्यान रखना। जो डॉक्टर प्राणनाथ मैंने अभी बताया था ये तारा से दूसरा शादी करता है। जया, उर्मिला, जो उर्मिला कौन थी पता ही है आपको, जो जयदेव से दूसरी मतलब जयदेव को पत्नी के रूप में रखती है ना। जया, जया इसकी बेटी थी, किसकी, कनक की। डॉक्टर श्यामा, मिस्टर रावत, नीलम, शिवनाथ मिश्र, प्रीतम सिंह गिल, मेहता जी, माथुर, निरंजन चड्डा, कॉमरेड, दौलतराम, सीलो, असद, सीता, पूर्णदेई, ये पात्र हैं। लगभग पात्र मैंने इसमें डाल दिए। इस लगभग इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि कोई पात्र पूछेगा। मैंने गौण पात्र भी इसमें इंक्लूड कर दिए। अब है ना इसमें शहरों के नाम आते हैं, आजकल पूछ लेते हैं कि कौन से शहर का वर्णन नहीं है, कौन से शहर का वर्णन है। तो नैनीताल, दिल्ली, जालंधर, अंबाला, लाहौर। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इसके दो भाग हैं तो दोनों भागों के ऊपर और मैंने पात्र यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, वो देखिएगा। जयदेवपुरी, तारा, मास्टर राम लुभाया, भगवंती, जयदेवपुरी की माँ। जो भगवंती है वो किसकी माँ है, जयदेवपुरी की। सीलो, रतन, सोमराज, असद, डॉक्टर प्रोफेसर प्राणनाथ, उर्मिला, कनक, कंचन, कनक की बहन है। ये मैंने बता ही दिया आपको परिवार एक तरह से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से परिवार से था। महेंद्र नैयर, कांता, नैयर की पत्नी कांता थी, कंचन का जीजा था नैयर। पंडित गिरधारी लाल, मेला देई जो भगवंती की पड़ोसन थी, हाफिज जी, अवस्थी जी, मिसेज पंत, बंती, तारा की साथी आदि। यहाँ ये लगभग प्रथम भाग के पात्र है। अब द्वितीय भाग के पात्र देखो। विश्वनाथ सूद, मतलब सूद जी के नाम से बोला जाता था इसको। इसाद मोहम्मद, कमाल प्रेस का मालिक। रिखीराम प्रेस का कार्मिक। शैयद, जिसमें पंडित गिरधारी लाल दिल्ली में घर खरीदते हैं। असीर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, मिसेज अग्रवाला, मिस्टर अग्रवाला, नरोत्तम, मिस्टर रावत, महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नेहरू। मर्सी, माथुर, प्रीतम सिंह गिल चड्डा, मर्सी का पति, जया कनक की बेटी। कनक की बेटी कौन थी जया। ये मैंने आपको बता दिया है कि जया कौन थी। एक थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे ना, मैं कनक का और बता देती हूँ थोड़ा सा, बाई चांस पूछ ले। जो कनक थी ना, इसके पिता कौन थे, पंडित गिरधारी लाल। क्लियर, गिरधारी लाल इसके पिता थे। नैयर इसका जीजा था। और दिल्ली में ना इनका परिवार रहता था। यह शुरू में तो जीजा और दीदी के साथ कहाँ पे रहती थी, नैनीताल में। नैनीताल में आपसे पूछ सकता है कि कनक स्टार्ट में कहाँ पे रहती थी, तो नैनीताल में रहती थी। अब दिल्ली में जॉब न मिलने से ये लखनऊ चली आती है, जहाँ पे गिल से मुलाकात होती है और वो गिल से प्रेम करने लग जाती है। ये भी किससे प्रेम करने लग जाती है, गिल से। ध्यान रखना यहाँ पे आप। अब क्या है, एक तारा आई थी, एक पात्र क्या आई थी, तारा आई थी। तो मैं यहाँ तारा का भी थोड़ा बता देता हूँ कि तारा विवाह के 3 दिन सांप्रदायिक दंगा मुस्लिम युवक अपने साथ रखते थे और फौज में छुड़ाकर उसे कैंप में भेज देते हैं, किसको, तारा को। और आगे भी मैं इसकी मूल कथानक में बताऊंगी। और दिल्ली में रहना इसको ना, जो मिरांडा अग्रवाला के बच्चों को ट्यूशन करवाती थी और नरोत्तम से प्रेम करती थी। ये क्या करती थी, नरोत्तम से प्रेम भी करती थी। अब देखिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब यहां से स्टार्ट करती हूं मैं, थोड़ा देखिएगा। झूठा सच ये कितने भागों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 17 + 19, मतलब प्रथम भाग में 17 और दूसरे भाग में 19। कुल पूछे तो 36 खंड है, इसके खंड में है ये, ध्यान रखना। अध्याय वगैरह में नहीं है, ये भी पूछ लेते हैं आजकल, तो खंड में है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों के लेखक यशपाल हैं। यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। यशपाल का प्रारंभिक जीवन रोमांचिक कहानियों के जैसा रहा है। इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव बोहरा और आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी आंदोलनों और कार्यों में खुलकर भाग लिया। सन 1931 में हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सेनापति आजाद के मारे जाने पर उसके सेनापति नियुक्त हुए थे।
अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1932 से 1938 ईस्वी तक जेल में रहे। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। उपन्यास झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश का प्रकाशन 1958, द्वितीय भाग देश का भविष्य 1960। मैंने पहले ही बता दिया आपको। उपन्यास के दोनों भागों में ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, 1942 से लेकर 1957 तक की परिस्थितियों का इसमें चित्रण किया गया। आपको पूछ लेगा कब से कब तक, तो 1942 से 1957, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यशपाल का यह कालजयी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के ऐतिहासिक कालखंड का महाआख्यान है। झूठा सच के पहले भाग वतन और देश में विभाजन के दौरान हुई लूटपाट और हिंसा के रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल और उस भीतरी विभाजन का यथार्थवादी अंकन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके कारण वतन और देश दो अलग अलग इकाई बन गई। उपन्यास यह भी जानने का प्रयत्न करता है कि इसके पीछे कारण क्या थे। अंग्रेजों की चाल, सांप्रदायिकता, पिछड़ापन या आर्थिक विषमता, या इन सभी कारणों ने एक साथ मिलकर ऐसी परिस्थितियों को निर्मित किया। झूठा सच के दूसरे भाग देश का भविष्य में पाकिस्तान से आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। दूसरा खंड में क्या है कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्याएं और उनके सामने उपस्थित हुए नए सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों का वर्णन किया गया है। तत्कालीन परिस्थितियों की परिदृश्य की राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण करते हुए यह दर्शाया गया है कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ लोग अपने साहस और जीवट के बल पर जम जाते हैं तो कुछ टूट जाते हैं। लेखक के अनुसार झूठा सच के दोनों भागों में वतन और देश के भविष्य के देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथा संभव ऐतिहासिक यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। उपन्यास के वातावरण को ऐतिहासिक यथार्थ रूप देने और विश्वसनीय बना सकने के लिए कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी आ गए हैं, परंतु उपन्यास में ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, उपन्यास के सिर्फ पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ उपन्यास के पात्र मात्र है। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य है, परंतु संपूर्ण कथानक, ध्यान दीजिएगा, कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। उपन्यास के पात्र तारा, जयदेव, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूदजी, सोमरात, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री काल्पनिक पात्र हैं। ये पहले भी आ चुका, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि काल्पनिक पात्र कौन कौन थे, तो इनको थोड़ा रट लेना। उपन्यास झूठा सच के संबंध में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का मत, भाई ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, रामचंद्र तिवारी का क्या मत है। विभाजन के पूर्व के पंजाब की स्थिति वहां के जनमानस का मानसिक गठन है। निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की अव्यवस्था, राजनीतिकों के दाव पे, सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा, उनकी आश्रय जीवन शक्ति, मनुष्यता के आवरण के भीतर दबी हुई पशुता का तांडव, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, निम्न मध्यम वर्ग का नैराश्य आदि सब कुछ इसमें यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। तो थोड़ा सा ना आप रामचंद्र तिवारी का मत देख लेना, अक्सर पूछ लेते हैं कई बार। अब इसका कथानक और मूल संवेदना स्टार्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया था 17+19 मतलब 17 भाग प्रथम में और 19 है दूसरे खंड में। अब देखिएगा, उपन्यास के प्रथम भाग का केंद्र पंजाब का लाहौर है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का है? पंजाब का लाहौर। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के पूर्व की परिस्थितियों से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन की त्रासदी तक की घटनाओं और परिवेशों का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग का कथानक 17 खंडों में विभक्त है। उपन्यास लाहौर की भोला पांडे की गली से प्रारंभ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? ये लाहौर की भोला पांडे की गली से प्रारंभ होता है, पूछ सकता है, जहां मास्टर राम लुभाया और राम ज्वाय की माता का देहांत हो जाता है। देखो इसकी कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, अब स्टार्ट होती है कि जो राम ये लुभाया है, राम ज्वाय है, दोनों भाई थे, इनकी माता का यहाँ देहांत हो जाता है। तो पड़ोस की महिलाएं मेलादेई, लालो, करतारो, संतकोर, पीतम देई और जीवा मिलकर स्यापा यानी विलाप करने लगती है। उपन्यास में मास्टर जी का बेटा जयदेवपुरी और उसकी बेटी तारा उपन्यास के दोनों भागों में मुख्य सूत्रधार के रूप में है। भाई पूछेगा आपको कि मुख्य सूत्रधार कौन कौन है? जयदेवपुरी और तारा। उनके माध्यम से इस संपूर्ण कथानक का विकास
हो पाता है। उनके उपन्यास अन्य पात्र जुड़ते हैं। देखो कथानक इन्हीं से स्टार्ट होता है और कथा का क्रम बढ़ता जाता है। तारा की चचेरी बहन सीलो है। इसकी चाचा की लड़की कौन थी? सीलो, जो तारा की गली में रहने वाले रतन से प्रेम करती थी। जो सीलो थी वो किससे प्रेम करती थी? रतन से। तारा की सगाई सुखलाल साहनी के पुत्र सोमराज से तय हो जाती है, क्योंकि इसका भाई भी थोड़ा इसका साथ नहीं देता है। देखो आप कहानी पढ़ो आगे। तारा यह रिश्ता नहीं चाहती थी क्योंकि सोमराज की प्रवृत्ति बुरी थी। वह आगे बीए की पढ़ाई भी पूरी करना चाहती थी। कौन? तारा। उसका भाई जयदेव उसका अप्रत्यक्ष समर्थन करता है, मतलब खुल के नहीं आता भाई, खुल के सामने उसका समर्थन नहीं करता। कई नहीं होते कि हाँ ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन जब साथ देने की बारी आती तो साथ नहीं दिया जाता। लेकिन घर के परिवेश के आगे विवश होकर रह जाता है। जयदेव 1942 के आंदोलन में जेल जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जयदेव है 1942 के आंदोलन में जेल जा चुका है। वह क्रांतिकारी प्रवृत्ति वाला है, लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं करता। तारा स्टूडेंट फेडरेशन और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों के प्रति आकर्षित है। इन गतिविधियों में भाग लेते हुए असद के प्रति और आकर्षित है। जयदेव नौकरी के लिए संघर्षरत है। इन प्रयत्नों में वह अपने मित्र सहपाठी कालीचरण कोल और पिताजी के विद्यार्थी डॉक्टर प्रोफेसर प्राणनाथ से मिलता है। डॉक्टर प्राण कम्युनिस्टों से संपर्क नहीं रखता, लेकिन विचारों से मार्क्सवादी और उग्र परिवर्तन का समर्थक था। जयदेवपुरी लाला बधावामल नारंग की पुत्री उर्मिला को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। उर्मिला उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन दोनों का प्रेम शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद जयदेव पैरोपकार नामक पत्र में नौकरी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पैरोपकार पत्र में नौकरी करता है, लेकिन एक बार पत्र की व्यावसायिक भावना के विरुद्ध संपादकीय लिख देने के कारण प्रबंधक कशिश जी द्वारा पत्र की नौकरी से निकाल दिया जाता है। जयदेव पंडित गिरधारी लाल की बेटी कनक के संपर्क में आता है। दोनों में प्रेम हो जाता है और वे विवाह करने के लिए एक दूसरे को वचन दे देते हैं। कनक का जो जीजा होता है ना, महेंद्र नैरी, वो क्या करता है? जयदेवपुरी को पसंद नहीं करता। वह पुरी के कुंठित स्वभाव के कारण के बारे में कनक को समझाता है, लेकिन कनक प्रेमवश कुछ भी स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि कनक को हो जाता है प्रेम और उसे विवाह करेगी। नगर में आजादी के प्रयत्नों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगता है। तारा डॉक्टर प्राण के यहाँ उनके भतीजों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है। डॉक्टर प्राण तारा के प्रति स्वयं आकर्षित को स्वीकार करता है। पंजाब में सत्ता का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी बीच मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा बुलंद हो जाता है। लेती है। रोज छुटपुट दंगों की घटनाएं होने लगती हैं और आपसी तनाव बढ़ने लगता है। पाकिस्तान की मांग को लेकर सिख समुदाय और मुस्लिमों के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। मुस्लिम लीग को मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस को हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पुरी की भोला पांडे की गली पर दंगाइयों द्वारा हमला किया जाता है। रतन एक हथगोले का प्रयोग करता है, दंगाई भाग जाते हैं। पुरी रतन पर शक करता है और उसके इस हिंसक तरीके का विरोध करता है। पुरी अपनी जीविका के लिए किताबों के अनुवाद का कार्य करने लगता है। पुरी तारा को असद के साथ देखकर बहुत क्रोधित होता है, लेकिन तारा अपने भाई और कनक का प्रसंग जानती है। वो ही था, उसमें भी वो दोस्त था तो उसमें भी था। उसे विश्वास था कि भाई उसका सोमराज से विवाह नहीं होने देगा, लेकिन अपनी दयनीय परिस्थितियों के वशीभूत कुछ भी नहीं कर पाता है। फलतः तारा की नजरों में अपने भाई का आदर्शवादी चरित्र खोखला सिद्ध होता है, क्योंकि वो असद से प्रेम करती है, लेकिन असद से वो नहीं चाहते कि इसकी शादी हो और उसे सोमराज से करवा दी जाती है। सोमराज खुद एक मतलब उसका उसको मारता पीटता है, तो वो सही नहीं है। कांग्रेस देश के विभाजन को स्वीकार कर लेती है और दंगे और भी तेजी से भड़क उठते हैं। पंडित गिरधारी लाल, उनकी पुत्री कांता और दामाद नैयर कनक को पुरी से दूर करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कनक इससे शादी करे। उसे सामाजिक आर्थिक भेदभाव बताते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। कनक स्वभाव से स्वतंत्र प्रवृत्ति वाली है। ध्यान दीजिएगा, जो कनक थी वो स्वभाव से क्या थी? स्वतंत्र प्रवृत्ति वाली, अपने निर्णय पर अडिग रहने वाली, साहित्यिक रुचि रखती है, लेकिन कुछ संदर्भों में महत्वाकांक्षी भी है। दंगों में लाहौर का अधिकांश भाग आग की भेंट चढ़ जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ओर से नरसंहार होता है। लाहौर को पाकिस्तान में शामिल करने की बात से भयभीत होकर
अधिकांश हिंदू समुदाय लाहौर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे अपने परंपरागत स्थान लाहौर को नहीं छोड़ेंगे। तारा का विवाह इसी माहौल के बीच सादगी के साथ सोमराज से हो जाता है। पुरी कनक का पत्र पाकर नैनीताल चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? नैनीताल। ये पूछ सकता है आपसे। कनक अपने जीजा नैयर के साथ नैनीताल चली जाती है। वहां वह कांग्रेसी नेता अवस्थी जी के संपर्क में आता है। किसके? अवस्थी जी के। वे उसे लखनऊ में नौकरी दिलवाने का आश्वासन देते हैं। इसी भविष्य की योजना को लेकर कनक पुरी को भी नैनीताल बुला लेती है। दोनों आजादी के दिन से नया जीवन प्रारंभ करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। तारा विवाह करके सोमराज के घर आ जाती है। सोमराज पहली ही रात तारा को मार पीट करता है, उसका अपमान करता है। उसी समय दंगाइयों द्वारा सोमराज के घर में आग लगा दी जाती है। सोमराज अपनी जान बचाकर तो भाग जाता है। तारा पास की छत से कूदकर एक मुस्लिम घर में पहुंच जाती है। वे लोग तारा को घर से बाहर कर देते हैं। गली में नब्बू नाम का मुस्लिम, देखो ध्यान दीजिएगा कौन था ये, नब्बू नाम का मुस्लिम व्यक्ति तारा को उठा ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। नब्बू की घरवाली उसका विरोध करती है। होश में आने पर तारा अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन गली की स्त्रियों द्वारा समझाए जाने पर हाफिज जी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हाफिज जी तारा को शरण देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं। तारा का वहां दम घुटने लगता है। वह धोखे से, ध्यान दीजिएगा, धोखे से हिंदू कैंप में पहुंचाए जाने के नाम पर शेखपुरा पहुंचा दी जाती है। कहाँ पे? शेखपुरा। ध्यान दीजिएगा, वहां बेची जाने के लिए पहले से घर में हिंदू स्त्रियों मौजूद होती हैं। विभाजन की वजह से चारों ओर भयानक हिंसा फैल जाती है। पूरी अपने परिवार की खोज खबर के लिए नैनीताल से निकलकर लाहौर जाने की कोशिश करता है। ध्यान रखना, पूरी पहले नैनीताल जाता है और फिर वहां से निकलकर क्या करता है? लाहौर जाता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। शेखपुरा में रहते तारा की बंती नाम की स्त्री से घनिष्ठता हो जाती है। सभी औरतें अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाती है। एक दिन भारत सरकार की प्रतिनिधि कौशल्या देवी आकर तारा और अन्य स्त्रियों से को वहां से मुक्त करवा देती है। उनके साथ तारा का पूर्व प्रेमी असद भी होता है। वह तारा को वहां देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तारा मोटर गाड़ी में बैठकर अमृतसर पहुंच जाती है। ड्राइवर कहता, उतरो, तुम्हारा वतन तो छूटा है पर अपने देश में अपने लोगों में पहुंच गए। और यहाँ पहला भाग समाप्त हो जाता है। अब देखो इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देख लो, थोड़ा सा क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जो बाबू राम जुआय और मास्टर राम भुलाए की माता के निधन पर स्यापा कौन करती है? औरतें। राम जुआय की बेटी सीलो और मास्टर राम भुलाया की बेटी तारा की मित्रता होती है। सीलो और रतन का प्रेम प्रसंग चलता है। तारा की इच्छा के विरुद्ध उसकी सगाई सुखलाल साहनी के बेटे सोमराज के साथ तय कर दी जाती है। तारा के भाई जयदेवपुरी द्वारा तारा की पढ़ाई का पक्ष लेना व उसकी सगाई का अप्रत्यक्ष विरोध करना। तारा और उसकी सहेलियों द्वारा, ये ध्यान देना, तारा और उसकी सहेलियों द्वारा स्टूडेंट फेडरेशन और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में भाग लेना। जयदेवपुरी और उर्मिला का लघु प्रेम प्रसंग के कुछ टाइम तक ही साथ रहे। जयदेव का साहित्य और पत्रकारिता की तरफ रुझान। जयदेव द्वारा नया हिंद पब्लिकेशन लाहौर के मालिक पंडित गिरधारी लाल की मझली बेटी कनक को हिंदी पढ़ाने जाना। जयदेव और कनक के बीच प्रेम प्रसंग होना। जयदेव का पैरोपकार पत्र में नौकरी करना, वेरी इंपॉर्टेंट। तारा के मंगेतर सोमराज साहनी का परीक्षा में नकल करते पकड़े जाना और उसके द्वारा प्रोफेसर दीन मोहम्मद की पिटाई कर देना। ध्यान देना, 1946 में भारत को शासन का अधिकार देने के लिए ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल का भारत आना। तारा का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता असद के प्रति आकर्षित होना और दोनों में प्रेम होना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट पड़ना, सांप्रदायिकता की भावना का भड़क उठना। कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास करना। लाहौर में मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदुओं में भय व्याप्त होना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करना और हिंदू समुदाय द्वारा इस मांग का विरोध किया जाना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का झगड़ा हिंदू मुस्लिम झगड़े में परिवर्तित होना। पुरी को पैरोपकार की नौकरी से निकाला जाना। कनक की जीजा नैयर द्वारा पुरी के प्रति ईर्ष्या भावना प्रकट करना।
सोमराज से विवाह के लिए तारा पर पारिवारिक दबाव, तारा का मौन विरोध और जयदेव द्वारा इस मामले में शांत रहने से भाई के प्रति खींच उत्पन्न होना। पुरी की गली पर दंगाइयों द्वारा आक्रमण, शहरों में दंगों का भड़कना और बार बार कर्फ्यू लगना। भोला पांडे गली में रतन व उसके साथियों द्वारा हथियार इकट्ठे करना व मुस्लिम इलाकों पर आक्रमण करना। पुरी और कनक का चोरी छिपे मिलना, पंडित गिरधारी लाल का मौन विरोध करना और विरोधाभास उत्पन्न होना। तारा को असद के साथ चोरी छिपे मिलते देख पुरी का क्रोधित होना, क्योंकि ये नहीं चाहता था असद से प्रेम करे। असद द्वारा देश की समस्या के सामने तारा से विवाह की बात टाल देना व तारा का विवश होकर चुप हो जाना। देश के विभाजन की शर्त स्वीकार कर लिया जाना। रेड क्लिफ कमेटी द्वारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया जाना। हिंदुओं द्वारा लाहौर छोड़कर जाने की तैयारी करना। तारा के विवाह के दिन उसके ससुराल पर दंगाइयों द्वारा हमला किया जाना, तारा का वहां से भाग जाना। दंगे में नब्बू नामक मुस्लिम आतताई द्वारा तारा का बलात्कार किया जाना। नब्बू के यहाँ से तारा को हाफिज के द्वारा अपने घर ले जाना, वहां तारा को इस्लाम स्वीकार करवाने हेतु प्रोत्साहित और विवश करना, मगर तारा का तैयार नहीं होना। नैयर के साथ कनक का नैनीताल जाना, वहां राजनीतिक अवस्थी जी और मिसेज पंत के संपर्क में आना। कनक द्वारा पुरी को नैनीताल बुलाना और अपने भविष्य की योजना तैयार करना। कनक के सुझाने पर पुरी द्वारा नौकरी हेतु अवस्थी जी से मिलने लखनऊ जाना, मगर वापस निराश लौटना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी प्राप्त होना, लाहौर को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना। विभाजन की भयंकर त्रासदी के बावजूद भी लोगों द्वारा आज़ादी के जश्न की तैयारी करना। अपने परिवार की खोज खबर लेने के लिए पुरी नैनीताल से लाहौर जाने का प्रयास करता है, लेकिन दंगा और विस्थापित हो रहे लोगों के भीड़ के बीच फंस जाता है। आज़ादी मिलने के हालात देखकर हर व्यक्ति का मन क्षुब्ध हो जाता है। हाफिज जी की बेटे अहमद द्वारा हिंदू कैंप में पहुंचाने के नाम पर तारा को बेचा जाने के लिए दूसरी स्त्रियों के साथ शेखपुरा नामक स्थान पर एक निर्जन घर में कैद कर दिया जाना। भारतीय सरकार की प्रतिनिधि कौशल्या देवी और असद के प्रयत्नों से हिंदू स्त्रियों को मुक्त करना। वेरी इंपॉर्टेंट देखना, कौशल्या देवी और असद के प्रयत्नों से क्या है, हिंदू स्त्रियों को मुक्त। तारा का भारत में अमृतसर पहुंचना। अब प्रथम वाक्य उद्धरण किसने क्या कहा। बात यह है कि लड़का उछल कूद चाहता है और लड़की बंध जाना और बांध लेना चाहती है। कृष्णा तारा की सहेली। विद्या चाहे जितनी उत्तम वस्तु और पैसा केवल हाथ का मैल है, परंतु विद्या पैसे के बिना अप्राप्य है। जर्नलिज्म में सियासत का जहाज है। जर्नलिस्ट चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबो दे। कशिश जी पैरोकार पत्र के संपादक। कलाकार और लेखक का यश पोला डोल होता है, जिसकी गूंज दूर तक जाती है, परंतु भीतर पोल होता है। अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र है, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। हिंदू तो किसी भी देवी देवता को पूजे बिना नहीं छोड़ देना चाहता। अपने देवताओं को पूज लेना तो पड़ोसियों के देवताओं को भी पूज लेना चाहता है। नैयर व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। उपन्यास के प्रथम भाग में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले पंजाबी, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पंजाबी टप्पों और लोकगीतों का यथा प्रसंग समावेश किया गया है। अब देखो यहाँ पहला भाग खत्म होता है, अब दूसरा